Good morning, students. Welcome in the another video of chapter 3rd, electoral politics. So we are discussing about elections, means why elections are important. तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि वाई इलेक्शंस क्यों होने चाहिए। तो वही है कि इलेक्शंस जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। विदाउट इलेक्शंस जो हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि वो जो कंट्री होगी वो कैसे गवर्न होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस हमें हमारी कंट्री में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, यानी कि इलेक्शंस जो हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो यहाँ पे आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि यहाँ लगभग जो है 100 कंट्रीज़ हैं जिनमें कि इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो इस इलेक्शंस के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। We also read that elections are held in many countries that are not democratic। और इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं हैं जहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि चाइना में, वहाँ वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, फिर भी वहाँ पर कुछ चीज़ों में वो लोग इलेक्शंस करवाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि हमें इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ओके, तो देखो, लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। अच्छा, आप एक बार इमेजिन करो विदाउट इलेक्शन के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बिना इलेक्शन के वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रूल करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट बन पाए बिना इलेक्शंस के। ठीक है, अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस if all the people can sit together every day and take all the decisions। मतलब क्या है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ये ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा रूल, ऐसा शासन, जबकि पूरी जो कंट्री के जो पीपल्स हैं वो एक साथ बैठे एवरी डे, हर दिन वो एक साथ बैठें और ये डिसीजन ले कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्रत्येक दिन जो है पूरे कम्युनिटी के लोग और पूरे कंट्री के लोग एक साथ बैठें और डिसीजन ले कि हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें करनी है? आई थिंक नो। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। जैसा कि आपने इस चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी भी लार्ज कम्युनिटी के लिए, और हमारे इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नॉर इज़ इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। अब इसके अलावा जो है जितना ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो जितने भी लोग हैं उनके पास टाइम हो, उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो इन सारे डिसीजंस, मतलब ये सारे डिसीजन ले सकें कि सभी मैटर्स पे कि किस किस तरीके से हमको हमारी जो है कि कंट्री को चलाना है। क्या ऐसा हो सकता है? देखो, टाइम की बात हो रही है, हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं होता है कि जब 5 साल के बाद हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, और इतना टाइम नहीं होता कि हम जा कर के इलेक्शंस जो कि वोट कर पाएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि 100% वोट तो कभी पड़ता ही नहीं है, 100% सिटीजन जा कर के वोट देते ही नहीं। तो उनके पास इतना टाइम कहाँ होगा कि वो प्रतिदिन बैठें और जो है क्या कहते हैं डिसीजंस लें। ठीक है, नॉलेज भी नहीं होगा, सारे जितने भी सिटीजन्स उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसीलिए ऐसा होता है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उनमें जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा पीपल्स जो हैं वो रूल करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता जो है वहाँ की वही रूल करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ठीक है, इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। अच्छा देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक तरीका हो जिसके द्वारा जो है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, वो भी बिना इलेक्शंस के?
आप सोच सकते हो, एक बार इमेजिन करो कि बिना इलेक्शन के हम जो है एक कंट्री में किसी एक नेता को चुन सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। ऐसा कोई एक जगह सोच लो, एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंट्री या फिर कोई भी जगह जहाँ पर कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी एज के आधार पर और उसके एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, और कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर कि हम उनको उनके एजुकेशन के बेस पे या फिर उनके नॉलेज के बेस पर हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। तो ऐसा देखो करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी ऐसा करने में, कि मतलब हम किसी एक व्यक्ति को चुने उसके एक्सपीरियंस के आधार पर या फिर उसके नॉलेज के आधार पर। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पूरी इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है उसमें कौन सा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है, या फिर ये सारी जो क्वालिटीज़ किसी एक लीडर में होनी चाहिए वो है, ठीक है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़ क्लियरली, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। लेकिन ऐसा जो है हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट बनती है और मान लो हमको उस गवर्नमेंट की कोई चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, तो हमारे पास ये भी राइट है कि हम उस लीडर को उसके पोस्ट से हटा भी सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पावर भी होती है कि हम उस गवर्नमेंट को उसके पद से अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं कार्य कर रहा है तो हम उसको हटा दें, ठीक है, बिना इलेक्शंस के? ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जगह पर जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इलेक्शंस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे देखो। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? लेकिन क्या हम इस तरह के प्लेस को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? कह सकते हैं कि जो कि अगर हम बिना जो कि इलेक्शंस के इस तरीके के किसी भी एक व्यक्ति को हम अपना नेता चुन लें तो क्या वो जो है कि एक डेमोक्रेसी कहलाएगा? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हम ये भी नहीं कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो जिसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है विदाउट इलेक्शन, क्या वो व्यक्ति जो है उस सारे पीपल्स उसको लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाउ डू वी एश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज़ ऑफ द पीपल? हम ये भी कैसे एश्योर कर सकते हैं कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको हमने चुना है अपना प्रतिनिधि, क्या वो रूल कर रहा है पीपल की विशेज़ के अनुसार, यानी कि पीपल्स को उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखते हुए रूल कर रहा है या नहीं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डज नॉट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? अब ये भी हम कैसे बता सकते हैं, कैसे श्योर कर सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुना है वो उसको लोग लाइक कर रहे हैं उसके कार्यों को कि नहीं, और अगर हम उसके कार्यों को लाइक नहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसके पद से हम हटा सकते हैं, ठीक है। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो। मतलब क्या है कि अब इसके लिए हमको एक मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, कि हम जो है जिसको रिप्रेजेंटेटिव अपना चुन रहे हैं उसको जो है हम अगर वो मान लो कि उसके कार्य हमने उसको एक बस इलेक्ट किया तो उसको जो है कि हम और उसके कार्यों को और एक टाइम के बाद हम उसको हटा सकें और फिर से गवर्नमेंट बना सकें, फिर से हम अपना जो है कि एक नेता चुन सकें। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमको एक मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसी को हम जो है कि इलेक्शंस बोलते हैं। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शंस, ठीक है। यही जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया जो होती है कि एक बार इलेक्शंस हो और उसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, फिर एक नियमित अंतराल के बाद हम उस व्यक्ति को फिर से हम इलेक्शंस करवाएं, और अगर वो व्यक्ति ठीक है कार्य कर रहा है तो हम उसको फिर से इलेक्ट करें, अदरवाइज़ हम दूसरा अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम, इसी मैकेनिज्म को हम इलेक्शन बोलते हैं। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। देखो किसी भी इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं वो
बहुत सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, जैसे दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो उस व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं, उस नेता को चुनते हैं जो कि उनके लिए लॉज बनाए, जो कि उनके लिए कानून बनाए। वो उस व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं कि कौन उनके लिए जो है वो लॉज बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। जो वोटर्स होते हैं वो ये भी चुनते हैं कि कौन व्यक्ति होगा जो कि गवर्नमेंट बनाएगा और कौन जो है वो सारे मेजर डिसीजंस लेगा जो कि एक कंट्री के लिए सही है। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो जो वोटर्स होते हैं वो ये भी चुनते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो कि उन सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करेगी, जो लॉ मेकिंग जो गवर्नमेंट होगी उसको वो गाइड करने के लिए कौन होगा ऐसा व्यक्ति, कौन लीडर होगा जो कि इन सारी चीज़ों को देखेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक वोटर डिसाइड करता है, जो कि अपना रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्ट करता है। हमारे इंडिया में जो कि क्या कहते हैं कि एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस आर हेल्ड एंड वी चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वही बात हो रही है कि इसीलिए कह सकते हैं कि इंडिया में या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।